Hello everyone, welcome back to my channel. This is Akshat Goyal and in this video I'll be sharing my strategy for CA Final Paper 7 which is Direct Taxes. So अगर आपको भी लगता है कि DT बहुत बड़ा सब्जेक्ट है या मुश्किल सब्जेक्ट है, ये इतने बड़े सब्जेक्ट को कैसे मैनेज करा जाए, so this video is for you. I'll be sharing my strategy right from my lectures to revision to material to MCQs to how to attempt the paper in 3 hours. So now let's begin. So the first point is lectures. So lectures मैं DT के लिए थे almost 1 year before my exams, that is from April to July 2021 and these were my last lectures out of all the subjects. Last obviously DT के होते हैं क्योंकि ना DT में ऐसा फाइनेंस साइड चेंज होता है, that is like एकदम एंड में DT के lectures लेते हैं. जो आपके ना टीचर चूज करने से पहले what should be your considerations. So DT में I would not say कि ऐसी क्लासेस लो जो जल्दी खत्म हो रही हो, इंस्टेड DT के अंदर ऐसी क्लासेस होनी चाहिए जिसमें आपको फुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिले. द रीजन इज कि DT एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे इंस्टीट्यूट डिटेल में और एकदम इंट्रिकेटली कंसेप्ट्स को असेस करता है और एज इट इज कॉपी पेस्ट क्वेश्चंस नहीं देता है, ना ही SM में से ना ही पास्ट पेपर्स में से. बहुत रेयरली एज इट इज क्वेश्चंस आते हैं, हमेशा नए क्वेश्चंस बनाता है अमेंडमेंट्स में से या नॉर्मल कंसेप्ट्स में से, एकदम डिटेल्ड पॉइंट्स में से. सो दैट इज द कंसेप्चुअल क्लैरिटी DT में आई वुड से आउट ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड है. मैंने कहाँ से लिए थे अपने लेक्चर्स? आई टुक इट फ्रॉम विनोद गुप्ता सर. क्लासेस में आपकी अप्रोच कैसी रहनी चाहिए? सो नॉर्मली DT के अंदर या इनफैक्ट एवरी सब्जेक्ट में रोज आप एक लेक्चर लेंगे 3 आवर्स का फॉर एग्जांपल, एंड सेम डे या नेक्स्ट डे के अंदर उसका सारा होमवर्क है वो सब कंप्लीट करके रखेंगे. एंड बाय होमवर्क आई मीन फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने पढ़ा है उसका एक बार शॉर्ट रिविजन एंड जो भी क्वेश्चंस आपको करना है उसके जो भी सर ने दिए हैं या फिर उस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस बुक में हैं उन सबको कंप्लीट करके रखना. सो ये आपका साथ साथ में हो जाना चाहिए, इसका ज़्यादा लैग नहीं रहना चाहिए. Now the second point is हमारा self study. That is, so I did almost 3 revisions for direct taxes. My first revision was in December. That is 4 or 5 months before my exams, which went on for like 15 days during my study leaves. So उसमें ना क्या अप्रोच हमारी होनी चाहिए, एज इन कौन से मटेरियल से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्वेश्चंस कहाँ से करना है. सो आई विल गो ऑन टू दैट. फर्स्ट ऑफ ऑल मटेरियल क्या होना चाहिए. सो टैक्सेस ऐसा पेपर जिसमें आई वुड रिकमेंड कि इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट पे रिलाई नहीं कर सकते क्योंकि इंस्टीट्यूट स्टडी मैट काफ़ी ज़्यादा बड़ा है DT में एंड काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड है, एज इन जो हमारी लॉजिकल फ्लो में चैप्टर्स ऑर्गेनाइज्ड उसमें नहीं है जो नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं जो हमारे प्रोफेसर्स करवाते हैं. सो इन दैट केस आई वुड रिकमेंड कि आपने जो भी प्रोफेसर से क्लास ले उसकी उनकी बुक पर ही रिलाई करें. अब उसमें आती है जो नॉर्मली प्रोफेसर देते हैं उनकी जो मेन बुक होती है जो कंप्लीट डिटेल में होती है, देयर इज अ समरी बुक जो कि लास्ट डे रिविजन के लिए होती है, देयर इज अ क्वेश्चन बैंक. सो उसको कैसे कौन से कितना पढ़ना है. सो ऑफन व्हाट पीपल डू इज वो डायरेक्टली रिविजन समरी मॉड्यूल से या कॉम्पैक्ट से ही चालू करते हैं, मेन बुक देखते ही नहीं है. सो आई वुड से दैट इज नॉट अ वेरी प्रॉपर अप्रोच. अप्रोच होनी चाहिए कि पहले आप मेन बुक पढ़ें. जस्ट व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज पहले मैं एक चैप्टर को मेन बुक से पढ़ा पूरा डिटेल में, समझ लिया, क्लियर कर लिया, फिर समरी बुक से पढ़ा उस सेम चैप्टर को कि देखा कि कुछ कवर्ड है कि नहीं है. If I feel कि something is not covered in the summary module, I would just write it down in the summary module. या तो बुक में लिख लिया फिर स्टिकी नोट्स लगा के उस पॉइंट को लिख लिया मेन बुक में से कॉपी करके. सो दैट आफ्टर दैट आई नो कि मेरी समरी बुक में ये चैप्टर एग्जॉस्टिव है, सब कुछ कवर्ड है, तो उसके बाद मुझे मेन बुक वापस देखने की नीड ही नहीं है इस चैप्टर के लिए, इनफैक्ट सारे चैप्टर्स के लिए जब अपन ऐसा कर लेंगे. सो फर्स्ट रिविजन में सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है कि पहले मेन बुक से डिटेल में प्रॉपरली पढ़ा और फिर उसको समरी में नोट कर लिया जो भी मिसिंग है समरी में, जो भी आपको लगता है कि मुझे वापस ये पॉइंट लिखा हुआ होना चाहिए मेरे पास, वो सब समरी में नोट कर लिया. तो इससे आपकी समरी एकदम पूरी एग्जॉस्टिव हो जाएगी एंड येट ब्रीफ रहेगी, मेन बुक जितनी लंबी नहीं रहेगी. सो गोइंग फॉरवर्ड आप अपने सेकंड थर्ड रिविजन और लास्ट रिविजन डायरेक्टली समरी मॉड्यूल से कर सकते हैं. सो दैट इज अबाउट मटेरियल. फिर आते हैं क्वेश्चंस कहाँ से करना है. सो क्वेश्चंस आप चाहे स्टडी मैट के करें चाहे आपने ना क्वेश्चन बैंक आपके पास कोई उसके करें, उसमें अप्रोच ये रहेगी कि हम बार बार क्वेश्चंस को नहीं कर सकते. हम क्वेश्चंस करने का टाइम हमारे पास एक बार या मैक्सिमम 1-1.5 बार ही होता है. हर रिविजन में क्वेश्चंस करना पॉसिबल नहीं है. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू वाज क्वेश्चंस को करा फर्स्ट रिविजन में, चाहे कुछ 1-2 क्वेश्चंस को लिख कर लिया, क्वेश्चंस को ऑडिट कर लिया कि भाई देख लिया कि भाई क्वेश्चन में ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे मेरे हिसाब से 5 ऐड होना चाहिए, इनका मैंने चेक कर लिया 5 ऐड हो रहा है. बहुत डिटेल कैलकुलेशंस तो होती नहीं है DT में. सो सिर्फ ऐसे ऑडिट कर लिया क्वेश्चंस को या फिर 1-2 क्वेश्चंस लिख के भी कर लिए जस्ट फॉर द फील, एंड आफ्टर दैट उस क्वेश्चन को क्रॉस कर दिया कि ये क्वेश्चन मुझे वापस नहीं करने, एक बार मैंने कर लिया. या तो वो एकदम सिंपल है इस वजह से आप उसमें कुछ अच्छा को 1 पॉइंट या 2 पॉइंट अच्छे लगते हैं कि ये मुझे वापस देखना है, ये मुझसे गलती हुई थी. सो इंस्टेड ऑफ आप पूरा क्वेश्चन रखो वापस देखने के लिए इन द नेक्स्ट रिविजन, आप उस पॉइंट को अलग से नोट करके रख लो. अब नोट आप कैसे कर सकते हो, या तो अपनी समरी मॉड्यूल में साइड में उस टॉपिक के साइड में नोट कर लो,
या फिर एक अलग से नोट्स बना लो अपने कॉपी में ना, कि ना उसमें 2-2 लाइन के अंदर उन पॉइंट्स को लिख दो, ताकि लास्ट आप रिवाइज कर सको कि ये चीज़ें थी जो मुझे पढ़नी है। तो फॉर एग्जांपल मैंने पीजीपीपी में प्राइमरीली ऐसा किया था, मैंने अलग नोट्स में बनाए थे जो पीजीपीपी में, क्योंकि आई थिंक 100+ क्वेश्चंस थे, तो जो भी मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे थे उनको मैंने अलग कॉपी में नोट कर लिया। उसका मैं सैम्पल शेयर भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ऐसे हम नोट्स बना लेंगे तो हमें क्वेश्चंस वापस कभी रेफर नहीं करने पड़ेंगे, उन नोट्स को पढ़ के हमारा वो पूरा कवर हो जाएगा। एक्सेप्ट आप 1-2 क्वेश्चंस रिटेन कर सकते हो, ताकि कोई फॉर्मेट और एक अप्रोच का आपको आइडिया लग जाए। तो हर चैप्टर में 1-आध क्वेश्चन रख भी लिए, सो उतना तो चल जाएगा, पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हम लास्ट में नहीं रख सकते, लास्ट में टाइम नहीं मिलता। सो दैट वुड बी ऑल अबाउट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट रिविजन मेरा यही था कि हम पहले सर की मेन बुक पढ़ी, उसको समरी में कवर किया, क्वेश्चंस करे, उसके पॉइंट्स या तो समरी बुक में नोट करे या फिर अपने अलग नोट्स में नोट कर लिए। दैट वाज फर्स्ट रिविजन। नाउ सेकंड एंड थर्ड रिविजन। So my second revision happened in February, that went on for 10 days, and third revision in April for about 4 days. So second third revision में हमारे पास ऐसा अप्रोच करने से एडवांटेज रहेगा, वी आर वेरी क्लियर अबाउट हमें क्या मटेरियल पढ़ना है। हमें उस स्टेज पे सिर्फ समरी बुक पढ़नी है, उसका मेन बुक की तो जरूरत ही नहीं, क्योंकि हम वो पूरी कवर कर चुके हैं समरी में। सो ओनली समरी बुक पढ़नी है। क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड, हमने अगर टोटल पूरी डिटेल में भी 15-20 भी रखे हुए हैं, दैट इज सफिशिएंट, उतने क्वेश्चंस ही करने हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस भी नहीं करना है। तो आपका जो एक्स्ट्रा टाइम लगता है वो तो आधा यहीं पे सेव हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ मटेरियल बहुत रिस्ट्रिक्टेड रेफर करना है अपने सेकंड रिविजन में, थर्ड रिविजन में, लास्ट 1.5 डेज में भी। सो ये इससे हमारा फिर वो सब्सिक्वेंटली टाइम कम होते जाएगा हर रिविजन में लर्निंग कर्व के हिसाब से, और आपका 1.5 डेज के अंदर मैनेजेबल उस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे MCQs। सो MCQs के लिए मोस्ट ट्रस्टेड एंड मोस्ट जो बेस्ट सोर्स है वो है इंस्टीट्यूट के MCQ बुकलेट। बिकॉज आई बिलीव कि मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि DT के बुकलेट अमंग ऑल द 4-5 सब्जेक्ट सबसे बेस्ट क्वालिटी के, जिसके अंदर आई थिंक हाईएस्ट क्वालिटी के क्वेश्चंस हैं, एकदम डिटेल्ड इन डेप्थ डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं और ऑलमोस्ट फ्लॉलेस हैं। सो अगर आई वुड रिकमेंड कि आप चाहे अपने नॉट नेसेसरली फर्स्ट रिविजन में, मतलब सेकंड थर्ड रिविजन के अराउंड अपने उस बुकलेट को एक बार अच्छे से कर लें, उसके सारे क्वेश्चंस कर लें, फिर और उसमें भी अगेन ऐसे कि वो एक ही बार करने की MCQ बुकलेट है, वो भी बार बार करने का टाइम हमारे पास नहीं होता। सो वंस यू आपने एक बार करे सारे, उनके आंसर्स चेक करे, और जो भी आपको क्वेश्चन में लगता है कि ये पॉइंट मुझसे गलत हुआ था, ये पॉइंट मैं भूल गया था, ये वाला पॉइंट मुझे पता नहीं था, मुझे वापस नोट करने की नीड है, सो उन सारे पॉइंट्स को आप वापस अपनी अलग कॉपी में नोट कर लो कि इस क्वेश्चन में ये पॉइंट है, इस क्वेश्चन में 2-2 लाइन में सारे पॉइंट्स नोट कर ले जो भी आपको लगते हैं कि इन क्वेश्चंस को वापस देखने की नीड है। तो इंस्टेड ऑफ रेफरिंग दोस क्वेश्चंस अगेन, आप उन पॉइंट्स को वापस पॉइंट्स नो कॉपी करके कॉपी वापस रेफर कर सकते हो। तो इससे आपकी लास्ट में बहुत टाइम सेविंग होगी, आपको वापस क्वेश्चंस तो देखने का टाइम मिलेगा नहीं, आप उन सिर्फ नोट्स पढ़ के आपके पूरे कवर हो जाएंगे। और MCQ बुकलेट का एक मेजर एडवांटेज जो मुझे और लगा था वो था कि काफ़ी कंसेप्ट हम जब पढ़ते हैं तब उनको इग्नोर कर देते हैं, पर जब वो MCQ में आते हैं तो वो हमारे दिमाग में फिट हो जाते हैं। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमारे सेक्शन है 115 BAP जो कंसेशनल रेट है 15% वाली, सो उसके अंदर एक क्लॉज था कि कंपनी इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए 1 अक्टूबर 2019 के बाद। तो जब मैंने ये पढ़ा था मैंने इस पॉइंट को इग्नोर कर दिया कि तो बहुत पुराना साल है, अभी तो असेसमेंट है 2023 चल रहा है, रेलेवेंट नहीं होगा, तो इतना ध्यान से मैंने नहीं देखा। पर MCQ बुकलेट में एक क्वेश्चन था, उसमें उन्होंने 2 कंपनीज दी थी, एक इनकॉर्पोरेट हुई है अप्रैल 19 में, एक थी दिसंबर 19 में, और हमें कहा था कंसेशन टैक्स रेट में टैक्स निकालो। सो ना उस पर मुझे क्वेश्चन अराइज हुआ कि अब मैं BA लगाऊं BA B लगाऊं। सो उस क्वेश्चन के बाद मैंने पढ़ा कि हाँ 1 अक्टूबर इज द कट ऑफ डेट, तो अब मुझे हमेशा याद रहेगा कि 1 अक्टूबर 19 इज द कट ऑफ डेट फॉर सेक्शन 115 BAP। तो जो अगर मैं MCQs नहीं करता मे बी मैं भूल जाता, उस पर इतना ध्यान नहीं देता, बट वंस मैंने MCQs कर लिए तो वो इस टाइप के पॉइंट्स दिमाग में फिट हो जाते हैं, फिर वो पॉइंट्स कभी नहीं भूलते। सो दैट इज अनदर एडवांटेज जो मिलता है MCQ बुकलेट करने से। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे थ्योरी टॉपिक्स। सो DT में थ्योरी टॉपिक्स के नाम पे सिर्फ लास्ट में इंटरनेशनल टैक्सेशन में कुछ टॉपिक्स हैं, गार और मॉडर्न टैक्स कन्वेंशन, BEPS और इस टाइप के मिसलेनियस टॉपिक्स। सो इनकी कितनी रेलेवेंस है? सो नॉर्मली जो DT में क्वेश्चन 6 आता है वो पूरा थ्योरी क्वेश्चन आता है, नॉर्मली इन्हीं टॉपिक्स में से मिक्स होकर। सो आई वुड नॉट रिकमेंड कि इसको कंप्लीटली छोड़ दें, बट एटलीस्ट इसको ऊपर से एक बार पढ़ के रखें, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को या जो भी मेन कंसेप्ट्स हैं, ताकि अगर आपको ज़रूरत पड़ती है पेपर में क्वेश्चन से अटेम्प्ट करने की, नॉर्मली तो नीड नहीं पड़नी चाहिए क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना पड़े, बट इन केस दूसरे क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपको लग रहा है तो आपके पास एटलीस्ट ऑप्शन हो कि हाँ क्वेश्चन से मेरा कुछ पढ़ा हुआ है, एटलीस्ट आई कैन राइट समथिंग।
तो एटलीस्ट उतना सा थ्योरी को भी प्रिपेयर कर रखें, एटलीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मेन कंसेप्ट्स को पढ़ के रखें कि आप क्वेश्चन से कभी नीड पड़े तो अटेम्प्ट कर सकें। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि ना पास्ट पेपर आरटीपी एमटीपी की कितनी रेलेवेंस है। सो जो मैंने ना जिस क्वेश्चन बैंक से करा था उसमें पास्ट 30 ईयर के पास्ट क्वेश्चंस थे, तो पास्ट क्वेश्चंस मेरे वहाँ कवर हो गए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट आरटीपी एमटीपी कितनी करने की है, तो मैं लास्ट के 2 या 3 अटेम्प्ट के आरटीपीज एमटीपीज देखी थी जस्ट फॉर एडिशनल प्रैक्टिस। सो अब 1-2 अटेम्प्ट की देख ले नहीं देखे मतलब उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता है कि क्वेश्चंस नॉर्मली रिपीट नहीं होने वाले हैं। जैसे आपकी प्रैक्टिस एक्स्ट्रा हो जाए, क्या पता कुछ कंसेप्ट आपने नॉर्मली इग्नोर कर दिया, आपको आरटीपी पढ़ के और क्लियर हो जाए। सो दैट इज एन एडवांटेज, अदरवाइज क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस काफ़ी कम होते हैं डीटी के अंदर। नेक्स्ट है कि 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट कैसे करें। 3 आवर्स में हमारी क्या अप्रोच होनी चाहिए। सो नॉर्मली डीटी को काफ़ी लेंदी पेपर मानते हैं, बट पर लेंदी वो इसलिए नहीं है कि इसमें बहुत लिखना होता है, बट इसलिए भी इसमें बहुत सोचना पड़ जाता है। कई बार हम सोचने में ज़्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं और फिर पेपर छूट जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे अटेम्प्ट में ही एमसीक्यूज वर अ लिटिल बिट टिपिकल, तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने 1 घंटा तक एमसीक्यूज में दे दिया था, एंड दैट इज उनके फिर आगे का पेपर छूटने की सिचुएशन में हो गया, उनको टाइम कम पड़ गया। सो टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है डीटी में। सो वॉट यूज टू बी माई अप्रोच, मैंने क्या किया था ना इन एमसीक्यू पेपर्स में, आई यूज टू कीप लाइक 5 minutes फॉर फिलिंग द डिटेल्स इन द आंसर कॉपी, हाफ आवर फॉर एमसीक्यूज एंड हाफ आवर फॉर ईच फॉर ऑल द 5 questions, विद द टारगेट की 5 minutes कहीं ना कहीं सेव करना है ताकि 3 घंटे में पेपर हो जाए। सो जस्ट कीप ना दैट अप्रोच इन माइंड। चाहे एमसीक्यूज आप स्टार्टिंग में करो, चाहे आप ना 1 घंटे बाद करो, दैट यू कैन डिसाइड, बट उनको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है। इट्स नॉट लाइक कि आप उसमें 1 घंटा दे दो, जस्ट गिव हाफ आवर, 35 minutes, 40 minutes मैक्स टू मैक्स। उसके बाद अगर वो खत्म नहीं हो रहे, जस्ट लीव एंड मूव अहेड, क्योंकि फिर उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो आगे का पेपर छूट जाएगा। सो एमसीक्यूज पे थोड़ा कंट्रोल करके उस पर टाइम पे कि 40 minutes 35 minutes के अंदर अंदर वो हो जाए, एंड आगे के क्वेश्चंस पे मूव ऑन कर सकें। आगे क्वेश्चंस में क्या ऑर्डर रखना है। सो क्वेश्चन 1 नॉर्मली हमारा पूरा कंप्यूटेशन का क्वेश्चन होता है 14 मार्क्स का, और वो क्वेश्चन नॉर्मली काफ़ी लेंदी होता है क्योंकि उसमें पूरा 14 मार्क्स का सिंगल क्वेश्चन होता है विद लॉट ऑफ एडजस्टमेंट। सो उस क्वेश्चन को स्टार्टिंग में नहीं रखना, क्योंकि वो क्वेश्चन स्टार्टिंग में रहेगा तो आपके अगर वो क्वेश्चन 40-45 मिनट्स खा गया तो आगे वापस टेंशन में आ जाएंगे। तो उस क्वेश्चन को या तो लास्ट या सेकंड लास्ट में रखना है, आफ्टर डन विद आपके बीच के क्वेश्चन जो कंपेरेटिवली छोटे होंगे एंड ये आपको कॉन्फिडेंस है कि यहाँ पेपर अब ज़्यादा नहीं बचा, उस पॉइंट पे लास्ट या सेकंड लास्ट पे उस क्वेश्चन 1 को रखना है। सेकेंडली जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 5 है, कोई क्वेश्चन आता है जो थोड़ा केस लॉ बेस्ड होता है, थोड़ा थ्योरेटिकल होता है, एक्सेप्ट क्वेश्चन इसके अलावा भी क्वेश्चन होता है जो कंपेरेटिवली उतना प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप एकदम लास्ट के लिए रख सकते हैं, क्योंकि जब लास्ट में टाइम कम होता है ना तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में एरर होता है, थ्योरी क्वेश्चन लिखने में कुछ भी लिख लेते हैं। सो दैट्स व्हाट आई डिड ऑल्सो। मैंने क्वेश्चन 1 को सेकंड लास्ट रखा था, क्वेश्चन 5 हमारे केस लॉ बेस्ड था उसको लास्ट में रखा था, और बाकी 2, 3, 4 को बीच में स्टार्टिंग में रखा था। सो दैट इज मेरा पेपर अराउंड 15 मिनट्स पहले खत्म हो गया था डीटी का। सो ट्राई टू मेंटेन दैट अप्रोच कि आपका हर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा टाइम ना डिवोट करे, एलोकेट करके चले टाइम को, और क्वेश्चंस का ऑर्डर इस तरीके से रखें। एंड नो नीड टू से कि स्टार्टिंग 15 मिनट्स में डिसाइड कर ले कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है। एक पॉइंट जो आता है कि डू वी नीड टू रिमेंबर द सेक्शंस एंड द केस लॉज। सो सेक्शंस के लिए मैं कहूँगा कि डीटी में बहुत सारे सेक्शंस है, इट इज़ नॉट नेसेसरी, मतलब आपको एक कॉन्शियस एफर्ट नहीं करना है कि सेक्शन नंबर याद करे जाएं, बट डीटी में ऑफन क्या होता है, सेक्शन नंबर याद करने से हमारी इंडेक्सिंग हो जाती है टॉपिक्स की। फॉर एग्जाम्पल हमारे डिडक्शन से 80 सीरीज के, तो 80C 80D ये सब याद होके ही हम उनके कंटेंट्स याद आते हैं, या 54 सीरीज हो गई, या लेट्स से लॉस की सीरीज हो गई, वरना TDS के 194 की सीरीज हो गई, तो इसमें हमें उन सेक्शन नंबर से कंटेंट याद हो जाता है कई बार। सो इफ दैट हेल्प्स वेल एंड गुड, उससे आपको सेक्शन नंबर याद हो जाते हैं तो दैट्स गुड, पर कोई बहुत ज़्यादा कॉन्शियस एफर्ट करें कि हम सेक्शन नंबर याद करें उसकी नीड नहीं होती, तो दैट इज़ नॉट वर्थ योर टाइम। इन केस लॉस की बात करें, सो केस लॉ जो है उनका आपको कंटेंट पता होना चाहिए, उनका जिस्ट पता होना चाहिए ताकि आप उनको अप्लाई कर सको पेपर में। केस लॉ का नाम याद करा जाए, अगेन नॉट वर्थ द टाइम। रैंडमली 1 या 2 क्वेश्चन में भी आएगा जो कि केस लॉ बेस्ड होएगा थ्योरी का, और उसमें भी इट इज़ नॉट नेसेसरी कि केस लॉ के नंबर हो। अगर इंस्टीट्यूट क्वेश्चन में कहता है विद रेफरेंस टू केस लॉ तो मे भी आधे एक नंबर होगा, वरना अगर क्वेश्चन इंस्टीट्यूट नहीं कहता कि विद रेफरेंस टू केस लॉ, नॉर्मली कहता है कि बताओ, और मे बी वो आंसर तब भी केस लॉ बेस्ड है तो मे बी उसमें केस लॉ के नंबर होंगे भी नहीं। सो केस लॉ का नाम याद करना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है,
आप मे बी बहुत सारे फैकल्टी 10-20 इंपॉर्टेंट केस लॉस बताते हैं, तो उनके आप याद कर लो, वेल एंड गुड, उसमें कोई इतना दिक्कत नहीं है, अगर उनमें से आ जाए तो अच्छा ही है। बट आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डालो नाम याद करने में, अगेन नॉट वर्थ द टाइम। So I think that's all from my side for direct access. If there is any other query, you can reach out to me in the comment box or in any other means. And also do like, share and subscribe. Thank you.